हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी और क्लास 9 को अब हम डील करेंगे। क्लास 9 के चैप्टर्स को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर करें। फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के भी लेक्चर्स आएंगे, बट मेनली अभी फोकस है क्लास 9 के ऊपर। तो पहले क्लास 9 को स्टार्ट करने से पहले एक कन्फ्यूजन दूर कर दें जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की होती है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि क्लास 9 की बुक न्यू आई है, नहीं आई है, कौन सी बुक है, कौन सा कॉन्टेंट है। तो इसे ज़रा मैं क्लियर कर दूं कि क्लास 9 की जो न्यू बुक आई थी सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की, वो 2021 में आई थी एंड इट्स 2024। तो 3 से 4 साल से एक ही आपका कंटेंट है, एक ही बुक है, वो चल रही है और अभी कोई बुक चेंज नहीं हुई है, कोई इसमें चेंज नहीं आया है। जो टेस्ट एडिशन अभी जो बुक आई थी वही अभी चल रही है और इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इन केस अगर कोई बुक आती है, ठीक है, कोई एडिशन होता है, न्यू बुक आती है, तो वो आपको गाइड कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, फिर उसको भी कवर कर लेंगे। कोई परेशानी की बात नहीं है। जब तक बुक चेंज नहीं होती है जब तक आपको यही पढ़ना है, यानी यही वाली बुक को पढ़ना है। तो न्यू बुक है सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की, रिसेंटली न्यू नहीं आई है बट 2021 में आई थी। तो ये न्यू हुई, लाइक चेंज हुई है फॉर सो मेनी ईयर्स और काफ़ी टाइम बाद चेंज हुई है, तो इसे हम न्यू ही बोलेंगे, ठीक है, वाई नॉट। तो स्टार्ट करते हैं। ये आप सबके पास बुक होगी क्लास 9 की। जिसके पास नहीं है उसके लिए एक थोड़ा सा ओवरव्यू है कि भाई ये आपकी क्लास 9 की बुक है। हो सके तो आप इसका पीडीएफ रख लें अगर आपके पास नहीं है बुक, और अगर आपके पास है तो उसे आप खोल लीजिएगा और इसे साथ साथ पढ़ते रहिएगा। तो क्लास 9 की ये बुक है जो कि आई थी 2021 में और 2024 तक अभी तक यही है, कोई इसमें चेंज नहीं आया है। तो परेशान ना हुआ करें। ऐसी बात नहीं है कि बुक चेंज हो और कोई आपको गाइड ना करे, ठीक है। मैं तो हूँ एटलीस्ट, और डिफरेंट और भी आपको यूट्यूब पे चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको बताते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है। अब ये आपके कंटेंट्स हैं, आप सबको ही पता होगा। एक ओवरव्यू तो देख ही लिया होगा। जब न्यू बुक आती है आप एक्साइटेड होते हैं, आप बुक को खोलते हैं, देखते हैं क्या न्यू है, क्या नहीं है और क्या क्या डिफरेंट है, क्या हम पढ़ेंगे। तो अगर सारे आप लोग प्री मेडिकल वाले हैं, यानी आप लोगों ने मेडिकल फील्ड की है, तो आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होंगे। इवन कंप्यूटर वाले और दूसरे और फील्ड वाले वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर, जो आपका मतलब पहला साल होता है क्लास 9 का, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। सो आई होप सो कि सबने ये सब देख लिया होगा, ठीक है, ये सारे कॉन्टेंट्स हैं। तो क्योंकि अभी मैं क्लास 9 को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, तो और करना भी बेसिक से चाहिए। जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है वो इंट्रोडक्शन से ही पढ़ें, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ें, क्योंकि देयर आर सम चैप्टर्स जो इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, और उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है आगे वाले चैप्टर में पीछे वाले की, और कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो पहले होना चाहिए तभी आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो उसके लिए ये मैंने सोचा कि मैं क्यों ना स्टार्ट से ही लेके चलूँ क्लास 9 को, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और थोड़ा सा एक लाइट भी चैप्टर है, ताकि आप लोगों के दिमाग पे जो स्ट्रेस होता है ना कि क्लास 9 है क्या, क्लास 9 में क्या होगा, पता नहीं कितने आप लोग 3-4 सालों से काफ़ी ज़्यादा बच्चे स्ट्रेस में होते हैं कि 9 क्लास में जाएंगे तो पता नहीं क्या कुछ डिफरेंट हमें मिलेगा और पता नहीं क्या है क्लास 9। तो वो थोड़ा सा आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए पहले ही चैप्टर से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी आप आहिस्ता आहिस्ता जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं, जैसे सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोडाइवर्सिटी, सेल्स एंड टिश्यू, सेल साइकिल, एंजाइम्स, बायोएनर्जेटिक्स, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट। और एक और बात कि आपको जब आप देखेंगे फर्स्ट ईयर की बुक, ठीक है, फर्स्ट ईयर की पहले पुरानी बुक ले लें, न्यू बुक ले लें। फर्स्ट ईयर की भी 2 बुक्स हैं, एक ओल्ड वन है, एक न्यू वन, और सिमिलरली 9 की भी। तो जब आप फर्स्ट ईयर का बुक देखेंगे, फर्स्ट ईयर की बुक देखेंगे बायोलॉजी की, और अपनी क्लास 9 की बुक देखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर कंटेंट आपको मिलेगा। आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में भी वही बेसिकली चैप्टर्स हैं और क्लास 9 में भी चैप्टर्स वही हैं। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क होता है एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन का, ठीक है, एक्सटेंड होने का। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप क्लास 9 में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, एक बेसिक बेसिक नॉलेज दी जाती है, बताया जाता है भाई कोई चीज़ है, क्या है, सेल्स एंड टिश्यूज़ एंड एवरीथिंग। बट जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाता है, उसको एक्सपेंड कर दिया जाता है, उसको डिटेल दे दी जाती है, ताकि आपको एक तो बोरिंग ना लगे और आपको उसके बारे में जो भी आप क्लास 9 में पढ़ के आए उसके बारे में फर्दर नॉलेज मिले। क्योंकि होता तो जब यूनी वगैरह में जाते हैं वो और भी एक्सटेंसिव होता है, वो और ज़्यादा लेंथी होता है, फिर तो मोटी मोटी बुक्स होती हैं इवन एक टॉपिक पे। तो इसीलिए क्लास 9 और फर्स्ट ईयर सिमिलर है, बट आपको उसके लिए फर्स्ट ईयर के लेक्चर आई गेस देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने कंटेंट पे, अपने कोर्स पे ही रहे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर फॉर दो जो चाह रहे हैं कि भाई एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए, अगर इतना टाइम आपको लगता है आपके पास है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप फर्स्ट ईयर के भी लेक्चर्स दे सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी होने
की बात नहीं है, ना आप परेशान हुआ करें ऐसी बातों में। लेकिन अगर टाइम बहुत कम है और आपका दिल चाह रहा है तो प्लीज़ उस गट फीलिंग को इग्नोर करें और अपने कोर्स पे ही रहें, ठीक है। ये सारे कंटेंट्स हैं जो मुझे आपको एक बार दिखाने थे, ओवरव्यू करने थे, जो बिल्कुल अब जिनके हाथ में न्यू न्यू बुक आई है, जिनके पास नहीं भी आई, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी से, या इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से, विच इज़ ए चैप्टर नंबर 1। ये बेसिकली एक ओवरव्यू वाला पेज है जहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि आप इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा ना लगे, लेंदी ना लगे, ठीक है, कंफ्यूजिंग ना लगे। तो उसके लिए कुछ मेजर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि इस चैप्टर के अंदर आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बायोलॉजी का, जिसके अंदर डेफिनेशन आएगी, डिविजन्स आएंगी, ठीक है। आज हम डिविजन्स ही पढ़ेंगे आई गेस, और नेक्स्ट फिर फर्दर वीडियोस में, फर्दर लेक्चर्स में हम ब्रांचेस को डील करेंगे। उसके अलावा रिलेशन है बायोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ, कुरान इंस्ट्रक्ट्स हैं, यानी कुरान की कुछ रेवल्यूशंस वगैरह हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, और जो कि क्योंकि हमें एज अ मुस्लिम हमें पता है कि भाई ये सब पहले अल्लाह ताला ने हमें दिया था, अल्लाह ताला ने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी थी इन द कुरान। बट क्योंकि जो नॉन मुस्लिम्स हैं दे बिलीव इन साइंस, दे बिलीव इन नेचर, जो नेचर बताएगी, जो साइंस बताएगी, अगर प्रूफ कर दिया जाता है, उसका कोई एविडेंस मौजूद है, तो वही वो मानेंगे। अदरवाइज वो ऐसी कुरान और हमारी जो होली बुक्स हैं उनको वो नहीं मानते, बिकॉज दे आर नॉन मुस्लिम्स। सो दैट्स वाई उनके लिए बेसिकली साइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमारे लिए भी है, लेकिन ऐसा जितनी नहीं है, क्योंकि वी नो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कुरान में पहले थी और साइंस ने बाद में प्रूव किया है, ठीक है। तो वो भी इसके हमारी, क्योंकि एज अ मुस्लिम वी आर मुस्लिम्स, तो इसमें कुरान इंस्ट्रक्ट दिया गया है। उसके अलावा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जब आप इस ओवरव्यू को देख लेते हैं, जब आप इस पेज को देख लेते हैं, आप कुछ हेडिंग्स को देख लेते हैं, तो आपके पास एक आइडिया आ जाता है कि ठीक है भाई, इसके इस चैप्टर के अंदर हमें इसके इर्द गिर्द घूमना है, इसके इर्द गिर्द हमारे जो टॉपिक्स हैं या जो हमारी एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ तक होगी, इससे आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती है, मगर इतने ज़्यादा और मजीद टॉपिक्स नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ओवरव्यू था जो होना चाहिए सबके पास, सबको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, ताकि चैप्टर आपको लेंदी ना लगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से कि बायोलॉजी होती क्या है। देखिए, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये सबको पता होना चाहिए और सबको पता ही होगा, क्योंकि आप 3 साल जो पढ़ते आए हैं साइंसेस, उसमें कहीं ना कहीं आपने फिजिक्स के बारे में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा, बायोलॉजी के बारे में, ज्योग्राफी, हिस्टोलॉजी, एंड देयर आर सो मैनी अदर ब्रांचेस जिनमें आपने पढ़ा होगा कि वो साइंस की होती हैं। तो साइंस की एक ब्रांच बायोलॉजी भी होती है, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। मैथ्स इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज ऑल्सो अ branch of science, physics is also a branch of science, there are so many branches of science, but biology is a branch of science। ये पता होना चाहिए कि भाई बायोलॉजी भी एक ब्रांच ऑफ साइंस है। अब साइंस क्या है, तो साइंस में हम स्टडी ऑफ नेचर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम स्टडी करते हैं नेचर के बारे में, कुदरत के बारे में, नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं, वेदर इट्स प्लांट्स और एनिमल्स और नॉन लिविंग्स, लिविंग्स, इन सारी चीज़ें में जो जो नेचर में मौजूद है, इन सारी चीज़ों को आप साइंस में पढ़ रहे होते हैं। लेकिन साइंस की एक ब्रांच है, क्योंकि इन सब चीज़ों को आप साइंस में पढ़ लेते हैं तो एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भाई सब एक साथ पढ़ रहे हैं, एक बेसिकली आपको आइडिया नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ किस ब्रांच में आएगी, ठीक है, ये किस ब्रांच के अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो ये कुछ साइंटिस्ट ने आपके लिए आसान कर दिया है, इनकी ब्रांचेस, यानी इनको ब्रांच कर दिया है कि प्लांट्स आप एक ब्रांच पढ़ेंगे, एनिमल्स आप एक ब्रांच पढ़ेंगे, लिविंग्स आप एक ब्रांच में, नॉन लिविंग्स एक ब्रांच में। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो बायोलॉजी जो है वो एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी का आपको समझ आ गया कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ब्रांच है। जिस तरह और भी ब्रांचेस होती हैं, आपने पढ़ा है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी एंड अदर एज वेल। और इसके अलावा पढ़ेंगे क्या बायोलॉजी के अंदर, तो इसके अंदर आप स्टडी करते हैं लिविंग बींग्स की। अब देयर इज अ पॉइंट, देयर इज सम कंफ्यूजन कि भाई जब आप पूरी बायोलॉजी पढ़ लेते हैं ना, या आप बीच में कहीं ऐसा टॉपिक आता है कि वहाँ पे आप नॉन लिविंग बींग्स को ही पढ़ रहे होते हैं, कुछ कंपाउंड्स को पढ़ रहे होते हैं या कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ रहे होते हैं, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा ना क्वेश्चन अराइज करते हैं कि हमने तो पढ़ा था कि जो बायोलॉजी है वो इज स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजी, फिर बायोलॉजी की भी ब्रांचेस होती हैं, तो इसमें हम नॉन लिविंग को क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ी सी इस पहले तो इस बहस में पढ़ाई ना करें कि लिविंग नॉन लिविंग क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, आपको बस एक आइडिया होना चाहिए। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इतना बता दूं कि आप इसके अंदर लिविंग बींग्स को ही पढ़ते हैं, मेनली आप लिविंग बींग्स को ही पढ़ते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड दीज आर ऑल द थिंग्स। बट आपको पता होना चाहिए उन सारे नॉन लिविंग्स को पढ़ते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद द लिविंग बींग्स। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग कंपाउंड्स हैं। लेकिन आप इसको क्यों पढ़ रहे होते हैं फिर बायोलॉजी के अंदर, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द लिविंग बींग्स। ये इंसानों, जानवरों, प्लांट्स और दूसरे जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस में ज़रूरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जो दूसरे कंपाउंड्स आप पढ़ेंगे जो
कि नॉन लिविंग होते हैं, तो वो ज़रूरी होते हैं आपकी बॉडी के लिए, लिविंग बींग्स के लिए ज़रूरी होती हैं। दैट्स व्हाई दे आर एडेड इन द बायोलॉजी। जब आप उनको ही नहीं पढ़ेंगे तो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म का फिर प्रोसेस समझ नहीं आएगा। फिर तो आप सारे कंपाउंड्स को निकाल देंगे जो कि नॉन लिविंग है, और आप बोलेंगे कि भाई हमें तो प्रोसेस समझ आ जाना चाहिए, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इसलिए इस कंफ्यूजन में वैसे आप ना जाया करें कि भाई क्यों हम इसको नॉन लिविंग पढ़ रहे हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस एंड इट सेज कि इसके अंदर हम लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं, देन व्हाई इट इज नॉन लिविंग एंड व्हाई वी आर स्टडिंग दिस। ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। बस आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि ये इंसानों की नहीं है, जानवरों की नहीं है, प्लांट्स की नहीं है, लिविंग बींग्स के नहीं है स्पेशली, उसके नहीं, क्योंकि ज़रूरी है, लिविंग बींग्स के लिए ज़रूरी है जब भी हम इसे पढ़ रहे हैं। बस ये कन्फ्यूजन थी। आई होप कि क्लियर होगी कि लिविंग बींग्स के साथ नॉन लिविंग कंपाउंड्स आ सकते हैं, बट क्योंकि वो ज़रूरी है लिविंग बींग्स के लिए जब भी हम उसे स्टडी कर रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी फिर कन्फ्यूजन जो प्रोसेस के बारे में वो रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने पढ़ लिया कि ये साइंस की ब्रांच है, और ये आपको पता चल गया कि इसके अंदर हम लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स, इन सारे जो भी लिविंग बींग्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं इस ब्रांच के अंदर, विच इज़ बायोलॉजी। अच्छा, अब इसके बारे में हम क्या पढ़ रहे होते हैं, तो ये हमें नॉलेज देता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कि वो किस शेप के हैं। जो भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसकी शेप क्या है, उसका साइज क्या है, और उसकी कंपोजिशन क्या है, यानी वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। कंपोजिशन कहते हैं जिस चीज़ से वो कंपोज हुआ है, जिस चीज़ से वो बना हुआ है। तो इसकी शेप, इसकी साइज, इसकी कंपोजिशन, कोई भी आप लिविंग बींग उठा लें, लिविंग ऑर्गेनिज्म उठा लें, लिविंग कंपाउंड इवन उठा लें, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में नीड होता है, उसकी ज़रूरत होती है, तो उसकी आप शेप के बारे में पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, फिर साइज, फिर कंपोजिशन, और डिफरेंट और चीज़ें, आप फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, आप उसका मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसकी वर्ड रूट देख लें कि जो वर्ड है बायोलॉजी का वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, यूनानी वर्ड से आया है, यूनानी लैंग्वेज से आया है, यूनानी जबान का एक वर्ड है बायोस, बायोस से निकला है। तो यूनानी जबान है, उसका एक वर्ड था बायोस, जिसके मीनिंग होते हैं लिव, यानी जिंदा, जिंदगी। ठीक है, तो ये बायोस हमें मीनिंग देता है लिव की, यानी जिंदगी की। और जो लोगोस वर्ड है, लोगोस वर्ड निकला है थॉट से, रीजनिंग से, कि थॉट और रीजनिंग आप पूछते हैं जिंदगी के बारे में, आप देखते हैं कि जिंदगी किस तरह चल रही है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी प्लांट की, किसी भी ट्री की, किसी की भी। ठीक है, XYZ कोई भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसकी जिंदगी किस तरह चल रही है, क्यों चल रही है, कौन से कंपाउंड जरूरी हैं, कौन कौन सी कंडीशंस में वो रह सकते हैं। ठीक है, इवन वो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो किस तरह, किस कंडीशन में रह सकते हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं उनकी, किस तरह उन्होंने इवॉल्व किया, एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आप उसके बारे में रीजंस कर रहे होते हैं, थॉट्स लेकर आ रहे होते हैं अबाउट लाइफ, अबाउट लिव। ठीक है, ये लाइफ होना चाहिए, लिव होना चाहिए, बट इट्स ऑल अबाउट लिविंग थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट लाइफ, कि आप इसमें पढ़ रहे होते हैं लाइफ के बारे में। ठीक है, तो जो बायोलॉजी है वो मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ, तो बायोलॉजी की मीनिंग क्या हुई, स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ के बारे में आप स्टडी कर रहे होते हैं कि हाउ द कंपाउंड, हाउ द ऑर्गेनिज्म लिव, वो किस तरह रह रहा होता है, उसको क्या क्या जरूरत है, एंड एवरीथिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि बायो में हम स्टडी ऑफ लाइफ करते हैं, जिंदगी के बारे में आप पढ़ रहे होते हैं कि लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरत हैं, अगर लाइफ में ये ना हो तो इसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, अगर ये ना हो तो कैसे कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है। ये सारे जो थॉट्स एंड प्रोसेसेस हैं आपके लाइफ के बारे में, ठीक है, जो आपका थॉट प्रोसेस चल रहा होता है लाइफ के बारे में, या जो पहले साइंटिस्ट का थॉट प्रोसेस था अबाउट लाइफ, उसको क्लियर करने के लिए बायोलॉजी आई थी, जो कि एक यूनानी जबान का लफ्ज़ बायो से निकला है, जिसकी मीनिंग होती है लाइफ, और लोगोस से निकला है, जिसकी मीनिंग होती है थॉट या रीजनिंग। ठीक है, अब जब हमने बात करी ली है लाइफ की, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइफ है क्या। अब आपका क्वेश्चन अराइज होगा कि लाइफ क्या है। तो देखिए, लाइफ को आप कभी भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते कि लाइफ की परफेक्ट डेफिनेशन क्या होती है। यू कैन नॉट से, आप नहीं कह सकते कि लाइफ में सिर्फ ये चीज़ें मौजूद होती हैं, नहीं, क्योंकि दूसरे और ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लाइफ में हो सकता है ये चीज़ें ना हो, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि लाइफ की ये डेफिनेशन है। नो, यू कैन नॉट डिफाइन इट प्रॉपरली। लेकिन कुछ लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं जो बताते हैं कि ये लाइफ है। अगर कुछ प्रोसेसेस किसी ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि उनके अंदर लाइफ मौजूद है, वो जिंदा है और जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है।
और कुछ प्रोसेसेस के बिहाफ पे उनको डिफाइन किया जा सकता है। वो कौन-कौन से प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं, ये सारे कुछ यहाँ पे मौजूद हैं। इनको अब हम थोड़ा-सा ओवरव्यू लेंगे क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। फर्दर इसके टॉपिक्स होते हैं, पूरे-पूरे चैप्टर्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन पे एक टॉपिक है, ग्रोथ पे एक टॉपिक है, इरिटेबिलिटी पे एक टॉपिक है। देयर आर सो मैनी इंफॉर्मेशन अबाउट और रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स, पर इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे ताकि फिर हम इनको जब आगे डील करें, आगे पढ़ें तो कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको बेसिक ओवरव्यू पता हो कि इसके अंदर होता क्या है। फिर मज़ीद जो इसकी डिटेल है वो हम चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन से कि डाइजेशन क्या होता है, उसके अलावा फिर सारे फर्दर हम उसको डील करेंगे, सबको इसी तरह थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। तो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन बेसिकली आपका निज़ाम हज़ाम होता है, जिसमें आप हाज़मे के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जिसमें आप पढ़ रहे होते हैं कि आपका जो फूड है, आप जो खाना इंटेक कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ आप इंटेक कर रहे होते हैं, तो वो किस तरह फिर टूटती है और टूटने के बाद फिर वो आपकी बॉडी को कोई ना कोई कंपाउंड में कन्वर्ट करती है और फिर वो एनर्जी जनरेट करवाती है। तो आपकी पूरी बॉडी में जो मेन काम होता है वो एनर्जी जनरेशन का होता है, यानी एनर्जी आनी चाहिए। तो जो आप खाना खा रहे होते हैं, जब आप लो फील कर रहे होते हैं, जब आपको लग रहा होता है कि एनर्जी बिल्कुल ही गायब हो गई है, तो उस वक्त आप खाना खा रहे होते हैं, उस वक्त आप कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी ले रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है उस डाइजेशन के प्रोसेस में कि कोई भी जो आप खाना लेते हैं वो बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी उसे तोड़ती है, तोड़ने के बाद फिर एनर्जी जनरेट करवाती है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन, जिसमें आप पढ़ रहे होते हैं कि कोई चीज़ क्यों टूट रही है, कहाँ टूट रही है, किस लेवल के ऊपर टूट रही है और कौन-कौन से एंजाइम्स की नीड होती है, जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी में जो प्रोसेस चल रहा होता है उसको स्पीड अप करवा रहे होते हैं। तो ये जो आपका निज़ाम हज़ाम है या हाज़मा है, इसके बारे में आप पढ़ रहे होते हैं कि आपका डाइजेशन होता है, होने के बाद फिर वो फूड जो है वो अपनी-अपनी जगह लेते हैं, यानी वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं या फिर वो एनर्जी जनरेशन करवाते हैं। सो दीज़ आर ऑल द थिंग्स जो आप डाइजेशन के अंदर पढ़ रहे होते हैं। अब मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट वही होता है कि आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है? आप किस तरह मूव करते हैं। अगर प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट जो है वो बेसिकली पहले छोटा-सा प्लांट होता है, उसके बाद वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद फिर वो अपनी हाइट लेता है और हाइट लेने के साथ-साथ वो दूसरे और प्लांट्स को भी ग्रो करवा रहा होता है बाय पॉलिनेशन, बाय बडिंग। तो ये जो चीज़ें हैं, जो मूवमेंट हो रही होती है एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल एनिमल्स में अगर बात करें तो आपकी आपकी या आपकी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हो रहे होते हैं वो किस तरह वाटर के मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, या आपका जो बेसिकली एक्सक्रीशन है वो किस तरह मूव कर रहा होता है फ्रॉम योर स्टमक टू योर एनस या टू योर बॉडी के जो है वो बेसिकली उन पार्ट से एक्सक्रीड आउट हो रहा होता है वेस्ट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप मूवमेंट के अंदर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। आप एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो वही इसमें आपका बेसिकली वेस्ट जो प्रोडक्ट है जो बॉडी में या तो एक्सेस में मौजूद होता है या बॉडी को जो है वो नीड नहीं होती किसी कंपाउंड की, तो वो सारी चीज़ें जो वेस्ट होती हैं आपकी बॉडी में उसका बॉडी से बाहर जाना, उसका डिस्चार्ज होना, ये कहलाता है एक्सक्रीशन, ठीक है। इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो आपकी बॉडी को नीड नहीं होती हैं, आपकी बॉडी इसको नहीं समझती कि उसे कभी नीड होगी, तो वो एक्सक्रीड आउट करवाती है सारे पॉइजन को, सारे टॉक्सिन्स को एंड सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को जो आपकी बॉडी को नीड नहीं होती। तो ये कहलाता है बेसिकली एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन में आपका ब्रीदिंग प्रोसेस भी आ जाता है और रेस्पिरेशन में आपका सेलुलर रेस्पिरेशन भी आता है, जिसमें बेसिकली फूड जो है वो कन्वर्ट होता है, फूड डिफरेंट एटीपीज में या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और एनर्जी जनरेट करवाता है। तो एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें आप ये पढ़ रहे होते हैं कि फूड कन्वर्ट होता है और एनर्जी जनरेट करवाता है, और एक होता है रेस्पिरेशन ब्रीदिंग वाला, जिसमें आप इनहेल और एक्सहेल के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जिसमें आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर आती है, एक्सहेल होती है, और जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली आप इनहेल कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट आपके जो बॉडी के अंदर प्रोसेस है उनके लिए ज़रूरी होती है, आपके लंग्स के लिए ज़रूरी होती है, आपके ब्लड्स के लिए ज़रूरी होती है और आपके सेल के लिए। तो ये बेसिकली रेस्पिरेशन कहलाता है। उसके अलावा ग्रोथ, ग्रोथ होता है किसी भी चीज़ का ग्रोथ करना, बढ़ना, ठीक है। चाहे तो वो आपके सेल्स हो सकते हैं, आपके टिश्यूज़ हो सकते हैं, इवन आपकी हाइट हो सकती है, जिस तरह प्लांट अपनी हाइट ले रहा होता है, ठीक है। पहले वो छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर मज़ीद वो एक ट्री बन जाता है। सिमिलरली ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पहले बहुत छोटे होते हैं, उसके बाद उनका साइज़ बढ़ता रहता है।
सिमिलरली आपके सेल्स होते हैं, जब आप छोटे होते हैं तो आपके सेल्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद नहीं होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन बाद में वो मॉडिफाई होते हैं, फिर वो बनते हैं, टूटते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ग्रोथ में आती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें इरिटेबिलिटी की, तो इरिटेबिलिटी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप ये पढ़ रहे होते हैं कि कोई चीज़ अगर आपको टच होती है, कोई चीज़ अगर आपको फील होती है, तो फिर आप उसमें कोई ना कोई रिस्पॉन्ड देते हैं। यानी कोई स्टिमुलस आपको अगर फील होता है आपकी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर अगर आप फॉर एग्जांपल आप ऐसे रूम के अंदर हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे नीड है कि आप फैन ऑन करें या बाहर से आपकी हवा आनी चाहिए, वरना तो आपको पसीना आना शुरू होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे कमरे के अंदर मौजूद हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और उस वक्त आपको गर्मी फील हो रही है और फैन सपोज बंद है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और आपको गर्मी फील हुई, आपको फील हुआ कि एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। और फील क्यों हुआ? क्योंकि आपके जो कुछ रिसेप्टर्स थे, आपके जो सेल्स थे, उन्होंने आपको फील करवाया, उन्होंने आपके टेम्परेचर, आपके बॉडी के टेम्परेचर को इवन बढ़ाया कि देखिए जो बॉडी का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो जैसे ही आपको फील होगा उसके बाद आप अपना एसी ऑन करेंगे या फैन ऑन करेंगे ताकि आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर पाए। आपकी बॉडी को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, जो आपको रैशेस वगैरह हो रहे हैं, उसको आप रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको आप बेहतर बनाते हैं या आप कोशिश करते हैं कि आप उस एनवायरनमेंट से बाहर चले जाएं ताकि आपकी बॉडी जो है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर रहे, उसको कोई इंटरनली या एक्सटर्नली कोई परेशानी फेस ना करना पड़े। तो इरिटेबिलिटी उसे कहते हैं, यानी कोई भी एक ऐसा प्रोसेस होता है, एबिलिटी होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी चीज़ से अवेयर होता है कि कोई चीज़ अगर चेंज हो रही है एनवायरनमेंट में या आपकी बॉडी में इंटरनली कोई चीज़ चेंज हो रही है और उसके बाद कोई ना कोई रिस्पॉन्ड आना। सिमिलरली अगर इसी की एग्जांपल की बात करें तो आपका जो है वो फीवर, ठीक है, बॉडी आपको बताती है जब फीवर होता है कि भाई कोई ना कोई आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म है, इधर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है या वायरस है जो आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है। फिर वो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है ताकि वो उसे किल कर पाए, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो किल हो बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने से। लेकिन समटाइम्स वो नहीं होता है तो फिर आपको मेडिकेशंस वगैरह लेनी पड़ती हैं, बट ये बॉडी आपको एक सिग्नल दे देती है दैट देयर इज समथिंग कि आपकी बॉडी उसे डील कर रही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया इरिटेबिलिटी का। अगर किसी को कंफ्यूजन हो स्टिल, सो यू कैन कमेंट डाउन, आई विल ट्राई कि मैं उसे एड्रेस करूँ। ठीक है, अब बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, ये सारे भी जो आपने प्रोसेस पढ़े दे आर आल्सो कंप्लीट, बट मेटाबॉलिज्म में दो फर्दर डिविजन्स होते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में आप दो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, सॉरी, तो मेटाबॉलिज्म में आप जो है वो दो प्रोसेसेस पढ़ रहे होते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है, एक होता है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में आप पढ़ रहे होते हैं किस तरह चीज़ें टूटती हैं और चीज़ें टूटने के बाद जो एनर्जी की जनरेशन है वो हो रही होती है या फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। ठीक है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में चीज़ें बन रही होती हैं, कोई कंपाउंड बन रहा होता है और उसके लिए कोई ना कोई एनर्जी हमें चाहिए होती है फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, कोई भी बाहर से सोर्स आती है और उस कंपाउंड को बनवाती है, जबकि कैटाबॉलिज्म में चीज़ मौजूद होती है, उसको बस तोड़ के एनर्जी जनरेट करवानी होती है या कोई और कंपाउंड बनाना होता है। तो मेटाबॉलिज्म उसे कहते हैं जिसमें चीज़ें या तो बनती हैं या फिर टूटती हैं आपके बॉडी के अंदर। अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में यही आ रहा होता है कि सेल्स जो है वो मॉडिफाई हो रहे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, या बोन्स आपकी मॉडिफाई हो रही होती हैं। जब आप बढ़ते रहते हैं, जब आप छोटे होते हैं उस वक्त बोन्स इतनी ज़्यादा मॉडिफाई नहीं होती, सॉफ्ट होती हैं, कार्टिलेज फॉर्म में होती हैं। जब आप बड़े होते हैं तो वो बोन्स हार्ड हो जाती हैं, यानी डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी जब आप देख रहे होते हैं उसकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। जब वो बिल्कुल न्यूली बॉर्न प्लांट होता है तो काफ़ी ज़्यादा उसकी स्टेम वीक होती है, बट जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसकी स्टेम थोड़ी सी हार्ड होती है और जब वो कंप्लीट अपनी ग्रोथ कर लेता है तो उसकी जो स्टेम है वो इतनी हार्ड हो जाती है कि वो आपको नज़र आ रही होती है ट्री की फॉर्म में। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके सारे जो भी और भी एग्जाम्पल्स हैं वो डेवलपमेंट में आ जाती हैं। उसके अलावा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस अपने ही जैसे बनवाना। ठीक है, प्लांट्स अपने जैसे बनवाते हैं, अपने जैसे ग्रोथ करवाते हैं और एक पूरी कम्युनिटी बनाते हैं। ठीक है, एक पूरी सोसाइटी बना रहे होते हैं। सिमिलरली एनिमल्स, एनिमल्स अपने जैसे और बना रहे होते हैं, रिप्रोड्यूस करवा रहे होते हैं और अपने ही जैसे प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। सिमिलरली जो आपके ह्यूमन बींग्स है वो भी रिप्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, रिप्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, यानी अपने ही जैसे और बनवाना। ठीक है, थ्रू फर्टिलाइजेशन। तो ये बेसिकली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, इसको भी फर्दर आप चैप्टर्स के अंदर डील करेंगे। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट बायोलॉजी।
जिसमें हमने पढ़ा कि ये जो है वो ब्रांच है साइंस की, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, और इसके अंदर आप लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं या लाइफ के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो ये जो सारे प्रोसेस आपने पढ़े हैं ए टू जी, ये सारे लाइफ, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, इसका मतलब उसके पास लाइफ है। ठीक है, नॉन लिविंग्स के में रेस्पिरेशन नहीं होती, नॉन लिविंग्स में डाइजेशन नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती, ये सारी चीज़ें किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको नज़र नहीं आएंगी। बट अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, एक्सक्रीशन हो रही है, उसकी मूवमेंट हो रही है, कोई भी अगर ऐसा एक प्रोसेस आपको या 2-3 प्रोसेस उसके अंदर नजर आते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये लाइफ में है, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और इस वक्त जो भी ऑर्गेनिज्म है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइफ मौजूद है। ठीक है, तो बस ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट बायोलॉजी। अगर इसकी मज़ीद आपको डिटेल लेनी हो, अगर आपके पास इतना टाइम है या आप चाह रहे हैं, आपको इंटरेस्ट हो रहा है, तो आप फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स देख लीजिएगा, वहाँ पे काफ़ी डिटेल मौजूद है इसकी। अच्छा, तो अभी तक हमने बात कर ली है इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लिया है बायोलॉजी का, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी जो है वो ब्रांच है साइंस की, जिस तरह और भी ब्रांचेस होती हैं साइंस की। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और भी ब्रांचेस होती हैं साइंस की, तो इसी तरह बायोलॉजी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस। और क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, हम लाइफ के बारे में पढ़ रहे होते हैं, लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, और थोड़ी बहुत नॉन लिविंग्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। सारा नॉन लिविंग इसके अंदर मौजूद नहीं होता, और भी ब्रांचेस हैं नॉन लिविंग के, नहीं, जैसे फिजिक्स के अंदर हम मेनली नॉन लिविंग्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अब सारे वो भी नॉन लिविंग नहीं होता, उसमें भी कहीं कहीं लिविंग्स आ जाते हैं। तो बस मेनली जो फोकस है बायो का वो लिविंग बींग्स के ऊपर है। कुछ ना कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं लिविंग बींग्स के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और भी होते हैं। तो वो हम फिर इसके अंदर पढ़ रहे होते हैं बायो के अंदर, वरना मेनली फोकस लिविंग बींग्स पे होता है। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायो। अब हम पढ़ेंगे डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस तो खैर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, अभी हम डिविजन्स देखेंगे। मेन जो डिविजन्स हैं बायोलॉजी के, जो मेन कैटेगरीज हैं जिनको ज़्यादा देखा जाता है बायो के अंदर, एक होता है जोलॉजी, पहला जो डिवीजन होता है, एक होता है जोलॉजी आपके पास, दूसरा होता है बॉटनी, ठीक है, और तीसरा होता है माइक्रोबायोलॉजी। ये मेनली अब इसको कैटेगराइज किया गया है, वरना इसको नहीं लेते थे आई गेस डिविजन्स के अंदर, बट अब जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी हो गया है। इससे पहले जोलॉजी और बॉटनी हुआ करता था, प्रीवियस जो आपकी पुरानी बुक थी, ओल्ड बुक के अंदर माइक्रोबायोलॉजी नहीं था। बट अकॉर्डिंग टू रीसेंट बुक अब 3 डिविजन्स है बायो के, मेजर जो डिविजन्स हैं वो 3 है। जोलॉजी के बारे में हम जोलॉजी में किसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, हम अबाउट एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्योंकि आप इसकी अगर मजीद डिटेल में या डेप्थ में जाएं, तो वर्ड जो जोलॉजी है ये भी ड्राइव हुआ है ग्रीक लैंग्वेज यानी यूनानी जबान से निकला हुआ है, जिस तरह बायोलॉजी का वर्ड था। ठीक है, तो जोलॉजी का भी वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से, यूनानी जबान से, जो कि निकला था जून से। और जून के मतलब क्या होते हैं यूनानी में, एनिमल्स। तो ये यूनानी जबान या लातीनी जबान ये सब पूछ रहे होते हैं कि भाई क्यों इसको हर वर्ड ग्रीक लैंग्वेज होता है, हर वर्ड जो है वो लैटिन होता है। तो उस ज़माने में ये 2 ही ज़बानें ज़्यादा थी, यूनानी और लातीनी, क्योंकि उन्हीं का ही दौर था, उन्हीं के ही दौर में ये सारी चीज़ें मेनली इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टडी हुई थी और उसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, जो जोलॉजी का वर्ड है वो भी यूनानी ज़बान से ही ड्राइव किया गया है, जो कि जून से निकला है, यूनानी ज़बान का वर्ड जून, और उस जून का मतलब होता था एनिमल्स, और लोगोस का मतलब तो आप पढ़ ही चुके हैं, नॉलेज होता है, स्टडी होता है, उसके अलावा थॉट या रीजनिंग होती हैं। तो इसीलिए जोलॉजी के अंदर हम स्टडी ऑफ एनिमल्स पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो जोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ एनिमल्स। जितने भी आप एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे वो जोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, और जितने भी प्लांट्स के बारे में आप पढ़ेंगे वो बॉटनी कहलाएगी। तो बॉटनी का भी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज यानी ये भी एक यूनानी जबान का वर्ड है, जो कि निकला है ब्यूटेन से, और ब्यूटेन की मीनिंग्स होते हैं प्लांट्स, पौधे। ठीक है, तो ये दोनों ही बेसिकली यूनानी जबान के वर्ड हैं, जोलॉजी भी और बॉटनी भी। ये ब्यूटेन से निकला है, ब्यूटेन के मतलब होते हैं प्लांट्स, तो इसके अंदर हम स्टडी ऑफ प्लांट्स कर रहे होते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि उनकी रूट्स, उनके जो बेसिकली वो दे रहे होते हैं फ्रूट्स वगैरह, वो किस तरह फ्रूट्स बना रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ किस तरह होती है, डेवलपमेंट किस तरह होती है, उनके अंदर रेस्पिरेशन, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, जितने भी सारे प्रोसेस हमने पढ़े हैं जो कि लाइफ में मौजूद होते हैं, ये सारे हम बॉटनी और जोलॉजी के अंदर पढ़ रहे होते हैं। उसमें हम एनिमल्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं जोलॉजी में, और प्लांट्स में हम प्लांट से रिलेटेड यानी बॉटनी में हम प्लांट से रिलेटेड पढ़ रहे होते हैं। अब जो लास्ट है और जो कि बहुत डिफरेंट है वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस है, प्रोटोजोन्स हैं। ये सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं जो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते।
नेकेड आई मतलब अपनी सिंपल जो आपकी आंखें होती हैं विदाउट एनी लेंस, उससे आप नहीं देख सकते, जो कि आपको अपने एनवायरनमेंट में नहीं नजर आ रहे होते, जो आपको फ्लू करते हैं, कोल्ड देते हैं, जो आपको मलेरिया कोज करते हैं, या जितने भी और आपको डिजीजेस होती हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से जो आपको नजर नहीं आती, वो बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। जितने भी जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी बैक्टीरिया वायरसेस की, वो सारी उसकी जो स्टडी है वो हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं। और इन सारे क्योंकि जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं माइक्रोस्कोपिक, उन्हें आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप की बहुत ज़्यादा नीड होती है। यानी उन्हें आप जब भी स्टडी कर सकते हैं जब आपके पास माइक्रोस्कोप हो। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है माइक्रोबायोलॉजी में, तो वो इस फील्ड के अंदर जा सकता है। इसमें आप सारे जितने भी जो आप कीड़े मकोड़े कहते हैं ना, या आप कह लें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो आपको नेकेड आई से नजर नहीं आ रहे होते, वायरस की पूरी कैटेगरी आती है, बैक्टीरिया की आती है, जिस तरह कोरोना वायरस था, वो उन सारी चीज़ों की जो स्टडी है वो इसी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आ रही होती है। ठीक है, तो ये मेन 3 डिविजन्स थे। ज़ूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया। ज़ूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, और बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। सो यहीं तक था फिलहाल लेक्चर। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई बात समझ नहीं आई है, तो डोंट हेजिटेट टू कमेंट। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी उस प्रॉब्लम को एड्रेस करूँ और आपको उसका रिप्लाई दूँ।